गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है पाल फिजिक्स क्लासेस के नाम से, और हमने वहाँ पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था चैप्टर फर्स्ट का 12th फिजिक्स से हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो जनरली हमने वहाँ पे जो स्टडी करी थी आवेश, कितने टाइप के आवेश होते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी की थी। सेकेंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं कि आवेशों के मूलभूत गुण क्या होते हैं, कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जनरली ये चार इसकी आवेशों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहले अगर हम बात करें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, ठीक है, तो आकर्षण बल कब लगता है? जब विजातीय आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेश का मतलब हो गया कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और दूसरा मैंने एक निगेटिव चार्ज ले लिया, और इनको अगर हम पास लाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे निगेटिव चार्ज को अगर हम पास लाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। इसका मतलब विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल, ठीक है, उनके ऊपर, क्योंकि चार्ज इस पे प्लस है और इस पे क्या है, माइनस। अगर हम बात करते हैं प्रतिकर्षण बल की, ठीक है, प्रतिकर्षण, एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा जो मैंने निगेटिव चार्ज ले लिया, और इस केस में जो उनके बीच में बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल, ठीक है। तो सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, आप दोनों निगेटिव चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे चार्ज सेम होगा तो उनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो फंडामेंटल यही है कि अगर आवेश एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर दोनों आवेश सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण उसी प्रकार से सेम फंडामेंटल है जैसे एनर्जी का संरक्षण है। तो एनर्जी के संरक्षण में आपने 11th में पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बट उसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। सेम फंडामेंटल है यहाँ। आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। परंतु आवेशों का स्थानांतरण बोलते हैं, जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे भाई ट्रांसफर की कितनी विधियां, और ट्रांसफर भी कई तरीके के होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड की बात करते हैं। तो आप कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करेंगे तो फ्यूचर में आप अपने नोट्स बनाएंगे, उनको देख सकते, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक में जो आवेश हैं, प्राकृतिक में आवेश कैसे, प्राकृतिक में आवेश सदैव एक निश्चित, सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान, न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया वह निश्चित कह रहा है कि प्राकृतिक में आवेश सदैव एक निश्चित, आवेशों की एक निश्चित मात्रा होगी, उनका जो है वो पूर्ण गुणज होता है। मतलब अगर हम कोई बॉडी मान लें जिसपे चार्ज Q है, तो इस टाइप का फंडामेंटल, या यहाँ से देखें तो आवेश होगा या तो उस पे E होगा या 2E होगा या 3V होगा या 4E होगा, समथिंग उस पे आवेश है वो 0.25 नहीं हो सकता है, 1 पॉइंट रेशनल नंबर में नहीं होगा या फ्रैक्शनल नंबर में नहीं हो सकता है। ठीक है, उस पे जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा, जिसे बोलते हैं पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है, तो Q इक्वल टू, यानी Q इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं क्या, वस्तु पर आवेश। ठीक है भाई, यानी क्या है, नंबर है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक है, अब मान लेते हैं आवेशों, फोर्थ पॉइंट है आवेशों का योग। तो आवेश को उसी तरीके से हम जोड़ सकते हैं। मान लिया कोई हमारे पास एक बॉडी है, एक सिस्टम है, ठीक है, तो एक सिस्टम पे मान लेते हैं हम, ये मान लिया हमने कोई सिस्टम है, इस पे मान लिया हमने +Q आवेश है, इस पे -3Q आवेश है, E के स्मॉल e मान लेते हैं, इसमें E आवेश है, इस पे हम मान लेते हैं +4E आवेश है, इस पे मान लेते हैं -E आवेश है, इस पे मान लेते हैं 7E आवेश है, इस पे मान लेते हैं 2E आवेश है, प्लस का है, और इस पे मान लेते हैं 3E आवेश है, वो भी प्लस का है, और इस पे मान लेते हैं 5E आवेश, ये भी प्लस का। ठीक है, तो अगर हम टोटल आवेश की बात करें तो Q इक्वल टू हम लिख देंगे, जितने प्लस वाले ले लेते हैं, जो भी साइन है वो साइन के साथ में लिखेंगे। E हो गया आपका, 2E हो गया, 3E हो गया, ठीक है, उसके बाद में 4E हो गया, उसके बाद में 7E हो गया, ये हो गया आपके बाद में 5E हो गया, और ये -E हो गया, और -3E। ठीक है, तो सिंपली हम आवेशों को जोड़ सकते हैं जिस फॉर्म में है। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव यूज करें, अगर उसके पास निगेटिव आवेश है निगेटिव साइन के साथ में हम उन्हें ले आए और सिंपल फंडामेंटल से हम उसे जोड़ दें, तो इसे बोलते हैं आवेशों का योग या आवेशों का गुणज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में थोड़ा कुछ क्लियर होता है। क्वेश्चन क्या है, एक धातु के गोले पे, क्वेश्चन है एक धातु के गोले पर
2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश है। ठीक है, कोई गोला है जिसपे इतना ऋण आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फंडामेंटल है। सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। हम जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं। Q = N × E। Q की वैल्यू यहां पे दी है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N यहां से निकाल सकते हैं। N = हो जाएगा Q/E। Q 2 × 10⁻⁹ और E 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा दें, ऊपर लाएगा तो कितना हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 5/4। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ऊपर जाएगी क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो लिख सकते हैं तो 10⁻10। ये आपका आंसर हो जाएगा कि इतने सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा या कम है। उसको फर्दर अगर कैलकुलेट करो और 1.25 मेरे अंदाज से आ जाएगा, क्योंकि 5 × 5, हाँ 1.25 10⁻10। तो चाहे दोनों में से कोई आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आवेशों के चालन की विधियां। आवेशों के चालन की विधियां। ठीक है, कितने मेथड हैं जिनके थ्रू आवेश का चालन हो सकता है। तो जनरली जो है वो 3 विधि है। तो पहला है चालन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, ठीक है। चालन में विधि में क्या होता है, बॉडी जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसे डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड भी बोलते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश जब भी ट्रांसफर होंगे जब वो एक दूसरे से कैसे हो, कांटेक्ट में। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 गोले हैं, ठीक है, 2 गोले हैं। दो गोले हैं, ठीक है। ये मान लिया हमारे पास 2 स्फीयर है। इस पे मान लिया निगेटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है।
और इस पे मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। क्या किया, अब हम दोनों को आपस में मिला दिया। अब जब मिलाने के बाद में हम देखते हैं, हमने इनको मिला दिया, ठीक, मिलाने के बाद में हम ये देख रहे हैं ठीक है, क्या देख रहे हैं कि इसमें निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि अगर हम एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे निगेटिव चार्ज है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट बना दिया, इसका जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद में अगर हम बाद में देखें तो क्या होता है कि दोनों पर यूनिफॉर्म, ठीक है, समान मात्रा में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस मेथड को बोलते हैं हम चालन। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम मोबाइल चार्ज करते हैं, अगर मोबाइल को हम डायरेक्ट नहीं लगाते हैं चार्जर से तो मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो मोबाइल जो चार्ज करते हैं वो भी कैसा मेथड है हमारा, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, चालन विधि या कांटेक्ट मेथड। सेकंड हमारे पास आता है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि और इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, इंडक्शन मेथड का मतलब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अब इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन चूल्हा तो आपने देखा ही होगा, सेम फंडामेंटल है भाई इंडक्शन मेथड का। बट यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बॉडी के क्या करते हैं, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हमने दो गोले ले लिए, ठीक है, दो गोले ले लिए हमने। और दोनों कैसे हैं, आवेश रहित। ए पार्ट में हमने जो लिया आवेश रहित, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, आवेश रहित है। दो गोले जो हैं वो दोनों आवेश रहित हैं, ना पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड ले आते हैं। तो पहले अब हम क्या करते हैं, इन गोलों के पास में जो हमने दो गोले लिए थे, इन दो गोलों के पास में हम क्या करते हैं, एक रॉड ले आते हैं। रॉड ले आते हैं भाई, ठीक है। अब एक रॉड ले आते हैं इनके पास, रॉड ले आते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है हमारे पास, एक रॉड है, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये देखते हैं इस गोले पे निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, और जितना इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होता है उस पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो रॉड है
वो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। अब हम इस रॉड को हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस रॉड को हटा देते हैं, हटाने के बाद में हमें ये देखते हैं कि जो इसका एरिया है इस गोले का, इन गोलों पे समान मात्रा में पूरे एरिया पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जो चार्ज था इस पे पॉजिटिव डेवलप हो गया, इस पे निगेटिव हो गया। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, दो आवेश रहित गोले लिए। फिर उन आवेश रहित गोलों पे अगर हम एक रॉड ले जाते हैं तो पहले पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे पर ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इस रॉड को इन गोलों से हटा देते हैं तो थर्ड पोजीशन में हम ये देखते हैं कि पहले गोले पे ऑटोमेटिकली पूरे एरिया में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे गोले पे उसके पूरी एरिया में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं प्रेरण विधि, ठीक है, या इनडायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। ठीक है। थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड है वो घर्षण विधि। घर्षण विधि, तो घर्षण विधि से कुछ तो इंफॉर्मेशन है। घर्षण विधि का सिंपल से फंडामेंटल है कि जब हमें ठंड लगती है और बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम हाथों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाती है कि हीट जनरेट। तो इस मेथड को बोलते हैं घर्षण मेथड, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मीन्स होता है, तो क्या करते हैं हम, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं घर्षण, ठीक है भाई। अब कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल देख लेते हैं, जैसे चालक क्या होते हैं या चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो पहला आता है, इसमें नया टॉपिक है या चालक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो चालक का बेसिक फंडामेंटल क्या है, जिसमें से आवेशों का प्रवाह हो सके उसे चालक कहते हैं, ठीक है। जिसमें से आवेशों का प्रवाह, ठीक है, जिसमें से आवेशों का प्रवाह इजीली, सरलता पूर्वक, आवेशों का प्रवाह सरलता पूर्वक हो सके, ठीक है, चालक कहलाता है।
आवेशों का जिसमें सरलता पूर्वक चालन हो सके उसे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो भाई बताओ, जो डेली लाइफ में यूज करते हो, है कोई आइडिया? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आदमी, करंट लगता है तो आवेशों का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब। एनिमल्स, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। आदमी, जानवर, और क्या हो सकती है? मेटल भी, धातु, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आदमी हो गया, जानवर हो गया, धातु हो गया, लोहा होगा आपका, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, इसमें सभी में से आवेशों का प्रवाह बहुत इजीली से हो सकता है। तो ऐसे धातु जो हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं, ठीक। अब सेकंड आते हैं कुचालक। कुचालक, कुचालक का मतलब जिसमें से आवेशों का प्रवाह ना हो सके, जिसमें से आवेशों का प्रवाह ना हो सके, संभव ही नहीं, ऐसे समझ लो, उनमें से आवेशों का प्रवाह ना हो सके, कुचालक कहलाता है। कहलाता है, ठीक है। कुचालक बताओ भाई। खूब अपने यहाँ लाइट को सही करते हो, किसकी हेल्प लेते हैं? बांस की हेल्प लेते हैं, सूखा बांस लेते हैं कि नहीं, या प्लास्टिक हो उसकी हेल्प लेते हैं। तो एक तो लकड़ी हो गई, इसका मतलब लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए, लकड़ी हो गई। और क्या हो गई? प्लास्टिक हो गई। आदि और भी होंगे, लेकिन दो तो डेली लाइफ में खूब यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड हम बात करें अर्धचालक। तो चालक हो गया, कुचालक हो गया, इसके बीच में एक और पा जाता है जिसे बोलते हैं अर्ध चालक, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच में होती है, जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच में होती है, ठीक है, अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। जिनके बीच में होती है अर्धचालक कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपने कुछ डिटेल में फिजिक्स पढ़ी होगी तब तो आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसका बेसिकली एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेचर ने दो ऐसे मटेरियल दिए हैं जिनकी जो चालकता और कुचालकता है वो चालक और कुचालक के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लेक्चर को करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलाम लॉ की स्टडी करेंगे और उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। पाल फिजिक्स क्लासेस के नाम से है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।